आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या थी? ये देश को आर्थिक नियोजन के लिए, या हम कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 5 वर्ष का सरकार के द्वारा टारगेट बनाया गया, उसी को 5 वर्ष कहा गया। इसकी शुरुआत 1944 से होती है। 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान क्या था? भारत के कुछ उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव को ही बॉम्बे प्लान कहा गया, क्योंकि बॉम्बे के अंदर ये यानी कि मुंबई के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया था। सबसे पहले यदि हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ से होती है, और हमने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि हम पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करें। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने ये पहले व्यक्ति थे जिसने पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, और ये की थी संयुक्त सोवियत संघ में। सोवियत संघ के अंदर इसने पहली बार 1928 में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। बाद में पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन करने का जो जिम्मा होता है ये योजना आयोग को दिया गया, और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में की गई थी, ताकि पंचवर्षीय योजनाएं हम स्टार्ट कर सके। लेकिन 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया, और ये 5 वर्षीय लक्ष्य निर्धारित करती थी। इसके स्थान जब इसको समाप्त कर दिया तो इसके स्थान पर किसको लाया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। जो नीति आयोग की बात करें, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है कि इसका हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी हैं, सीईओ हैं जो परमेश्वर अय्यर हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वर अय्यर। 2025 में अभी हम ये दोनों के दोनों सीईओ और उपाध्यक्ष हैं। यदि बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष ये थे अरविंद पनगड़िया, और पहले सीईओ थे श्री सिंधु श्री खुल्लर। और ये जो नीति आयोग है ये एक सलाहकारी संस्था है जो सरकार को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सलाह देता है, और सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उन योजनाओं को माने या ना माने। और ये 3 प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करता है। पहले तो ये 1 वर्षीय एक्शन एजेंडा तैयार करता है, उसके बाद ये 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति पेश करता है, और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट ये वेरीफाई करता है और सरकार के सामने रखता है। बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से होती है और 5 वर्ष के लिए थी, तो 1956 में इसकी समाप्ति हो जाती है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसके अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो 1951 में हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिसके द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई। कहां पर की? संसद के अंदर ये योजना देश के सामने रखी गई। मुख्य रूप से ये कृषि पर इसका ध्यान केंद्रित किया गया, और कृषि के लिए बांधों और सिंचाई पर निवेश किया गया। इसका लक्ष्य है आर्थिक विकास पर लक्ष्य केंद्रित किया गया। देश का आर्थिक विकास पर इसने जोर दिया गया। और ये सब पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो लिखोगे हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये हेरोड-डोमर मॉडल है ये बचत बढ़ाने के लिए बजट को बढ़ाने पर जोर देता है। 1956 तक बाद में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, और इसका जो विकास लक्ष्य दर रखी गई थी, लक्ष्य रखा गया है 2.1% का, लेकिन हमने एक्चुअली में जो विकास किया वो किया था 3.6, यानी कि हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो एक सफल हम पंचवर्षीय योजना मान सकते हैं। के.एन. राज एक अर्थशास्त्री है, इसने कहा था कि भारत को एकदम से इतने बड़े लक्ष्य विकास के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत ही सीमित हैं। तो इसने कहा था कि के.एन. राज ने कि जो
भारत ने अपना आर्थिक विकास है वो 2 दशकों तक बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 1961 तक इसका कार्य रहता है और ये इसका जो मॉडल है या रूपरेखा तैयार की थी ये की थी पी.सी. महालिबोनिस के द्वारा इसका मॉडल तैयार किया गया था और इसमें तीव्र औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया और इसके साथ ही त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया था। सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क अधिरोपित किए गए थे, यानी कि सरकार के द्वारा घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। लक्षित वृद्धि दर 4.5% रखी गई, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 4.27% रही। इसी समय दूसरी पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में लगाया गया। ये कब इसकी स्थापना हुई? 1959 में और किसकी सहायता से लगाई है? जर्मनी की सहायता से लगाया गया और इसने जो काम प्रारंभ किया ये किया था 1962 में। स्थापना 1959 में होती है, लेकिन यहाँ पर कार्य प्रारंभ 1962 से होता है। सेकंड है भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई छत्तीसगढ़ में है ये। इसकी स्थापना 1956 में होती है, लेकिन कार्य प्रारंभ 1959 में होता है और ये सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील लिमिटेड, ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1956 में, लेकिन कार्य प्रारंभ होता है 1962 में और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी में तीनों के तीनों स्टील प्लांट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और तीनों पूछे गए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 1966 तक इसका कार्य पीरियड रहा। इसमें कृषि एवं गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके साथ ही राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए और इसके साथ साथ जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है उसका भी उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया। इसमें पंचायती चुनाव की शुरुआत इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही होती है और इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 में। हरित क्रांति के ये खाद्यान्न फसलों से संबंधित थी, खासकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसके जनक थे नॉर्मन ई बारलोग और भारतीय जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। इस समय बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की शुरुआत होती है 1964 में और झारखंड में। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.6% रखी गई, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही। ये इशारा करती है कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये विफल रही और इसका विफलता का कारण था भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण अकाल 1966। इन तीनों कारणों के कारण जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल रही। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वयन नहीं कर सके, तो इस प्रकार से 3 साल का योजना अवकाश होता है 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। दोबारा से 1969 से 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये गोडगिल फार्मूला पर आधारित थी। गोडगिल फार्मूला पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी और इसमें पिछली विफलताओं पर सुधार करने का प्रयास किया गया कि जो पिछली पंचवर्षीय योजनाएं थी वो किस कारण से विफल हुई, उन पर सुधार करने का प्रयास इस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। इसलिए किस पर आधारित थी? ये स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इसमें स्थिरता के साथ विकास करना है और भारत को प्रत्येक खाद्यान्न फसल में या हम कहें कि प्रत्येक सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए बात कही गई थी। इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में लगाया गया। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना कर्नाटक में की गई। स्लेम इस्पात संयंत्र की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई और इसी समय
श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है और श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 में होती है और ये दूध उत्पादन से संबंधित थी और इसे ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए ताकि सूखा जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा के खाद्यान्न की समस्या से निपटा जा सके। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.6% रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक चली, 4 साल के लिए चलाई गई। रोजगार बढ़ाने तथा गरीबी निर्मूलन पर इसमें जोर दिया गया और इसके में ही 1973 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम संशोधन में लाया गया, जिसके तहत विद्युत आपूर्ति को बढ़ाकर उद्योगों में विकास के लिए काम किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि आवागमन को आसान किया जा सके। इसके तहत हाईवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने पर जोर दिया गया, यानी कि औद्योगिक विकास के साथ साथ इस समय न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान किया गया ताकि लोगों का जीवन स्तर पर उठाया जा सके। इसको तैयार किया था डीपी दर के द्वारा और इसी समय अनवरत योजना चलाई गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में। उस समय मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और उन्होंने अनवरत जो योजना थी इसको खारिज कर दिया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्षित विकास दर 4.4% था, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% रहा, यानी कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना सफल रही। नेक्स्ट 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान आता है। इस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आती और ये गुनार के द्वारा गुनार मॉडल पर आधारित था रोलिंग प्लान। नेक्स्ट छठी पंचवर्षीय योजना जिसका जो 1980 से 1985 के दौरान चली और इसमें मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा थी, उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें बहुत ही बड़े स्तर पर परिवार नियोजन के तहत नसबंदी की गई। राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक यानी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समय होती है? 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना की जाती है। इस समय लक्षित विकास दर 5.2 रखा गया, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.7 रहा, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना भी हमारी सफल रही। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के दौरान चली और ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी की सहायता से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार करना, यानी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक जो उत्पादन होते हैं उनके स्तर में वृद्धि करना और इस समय आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया। इस समय सामाजिक न्याय करते हुए रोजगार प्रदान करना की बात कही गई और इसके साथ ही गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया। भारत को समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और 2000 तक आत्मनिर्भरता के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। इस समय लक्षित विकास दर था 5%, जबकि वास्तविक विकास दर थी 6.01%, यानी कि ये भी सफल रही। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना नहीं आती, इस समय वार्षिक योजना आती है 1992 से 1990 तक। इसका कारण क्या था कि पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय हमारे जो अर्थव्यवस्था थी काफी डगमगा गई थी, हमारे पास आर्थिक अस्थिरता थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास नहीं था, जिस कारण से पंचवर्षीय योजना की जगह एक वर्षीय योजना स्टार्ट की गई। भारत को इस दौर में आर्थिक संकट यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का सामना करना पड़ा। हमारे पास सिर्फ एक वीक के लिए आयात सामग्री के लिए धन था। इसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना पड़ा, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने सहायता तो की, लेकिन उसके लिए हमें हमारी अर्थव्यवस्था में एलपीजी सिस्टम लाना पड़ा। एलपीजी सिस्टम यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रक्रिया की
अर्थव्यवस्था में लीन हुई और उसको हमारी अर्थव्यवस्था को तीनों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए खोल दिया गया। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1992 से 1997 तक चली। इसमें उद्योगों के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो उद्योग हमारे पुराने या फिर हम कह सकते हैं जो उद्योग रूढ़िवादी तरीके से चल रहे थे उनमें आधुनिकीकरण किया गया। और इसी समय भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसमें लक्ष्य रखे गए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। उस समय हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी था। रोजगार सृजन करना, बुनियादी विकास के ढांचे को मजबूत करना। जब तक किसी देश की बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। पर्यटन का प्रबंधन करना और मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करना। कोई व्यक्ति मानव संसाधन का बनता है जब उसमें कौशल के द्वारा कुशलता आ जाती है, तब जाकर वो मानव संसाधन बन जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को शामिल करने पर इस समय जोर दिया गया और इसी समय राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। और इस समय जो लक्षित विकास दर था ये 5.6 था और वास्तविक विकास दर कितना हुआ 6.8 हुआ, यानी कि इसे हम एक सफल योजना कह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो रखा था 5.6 का, लेकिन वास्तविक रूप से हमने जो विकास किया वो किया था 6.8% का। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चली और इस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसमें उद्देश्य रखे गए, सबसे पहले यदि कहे कि 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी, तो ये गरीबी उन्मूलन और सामाजिक क्षेत्र का विकास करना, गरीबी का उन्मूलन करना, साथ ही जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनको भी बढ़ावा देने पर बात कही गई। और इसके अंदर जो लक्ष्य रखे गए आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी संयुक्त रूप से प्रयास करना, यानी कि जो आर्थिक विकास है इसमें सामाजिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र ने भी अपनी भागीदारी दिखानी है और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र भी प्रयास करेगा। तीव्र विकास एक लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों में संतुलित करना कि तीव्र विकास तो हो, लेकिन जो आर्थिक कल्याण है या आर्थिक वृद्धि है, समृद्धि है, वो भी बढ़नी चाहिए, यानी कि लोगों में के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए। आर्थिक विकास वो विकास नहीं सिर्फ आर्थिक तरीके से हो, इसमें लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। सामाजिक रूप से वंचित लोगों को सशक्त बनाना इस समय बोला गया और आत्मनिर्भरता विकसित करना, यानी कि हमारे देश में जो भी संसाधनों की कमी है उन संसाधनों का ही प्रयोग करके हम हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। योजनाओं की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निर्यात की उच्च दरों में वृद्धि करना। यदि हम निर्यात की दरों में वृद्धि करेंगे इससे निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये काम किया गया। तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करना कि विकास करना है, हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं जबकि विकास के लिए आवश्यकताएं असीमित होती हैं, इसलिए दुर्बल जो संसाधन है उनका अच्छे तरीके से प्रयोग करके हम तीव्र विकास करें। इस समय लक्षित विकास दर 7.1 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8% आई, यानी कि ये इतनी सफल तो नहीं थी, लेकिन कुछ कमी इसमें आई। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली। इसमें समावेशी एवं समान विकास को बढ़ावा दिया कि हर एक क्षेत्र में समान रूप से समावेशी विकास होना चाहिए। इसमें कुछ उद्देश्य रखे गए, जैसे कि विकास दर जीडीपी का 8% होना चाहिए, गरीबी को 50% कम करना और 8 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। 2007 तक यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक शिक्षा के क्षेत्र में और मजदूर वर्ग या हम कह सकते हैं जो भी डेली वेजेस होती है, मजदूर क्षेत्र है, इनमें जो भी लिंग समानता है, असमानता है, उसको दूर करना।
इस समय अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी का लक्ष्य रखा गया और लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.8% रही। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से स्टार्ट होती है और 2012 तक चलती है। इसकी रूपरेखा क्या की थी? श्री रंगराजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना इसका लक्ष्य रखा गया और साथ ही दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईआईटी संस्थानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अब जैसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, ऐसे ही 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ावा देना और इसके साथ ही दूरस्थ जो शिक्षा है हमारी उसको अच्छा करना और आईआईटी संस्थान पर केंद्रित करना। इसी समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आता है, जो कि 2010 में लागू होता है, जिसके तहत आर्टिकल अनुच्छेद 1 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है ये क्या बना गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। और कौन सी शिक्षा थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि प्राथमिक शिक्षा है, ये मौलिक अधिकार दिया गया था और ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया। पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी करना और इसके साथ ही 2009 तक सभी घरों को या सभी को स्वच्छ जल सुनिश्चित करना भी लक्ष्य रखा गया। लक्षित विकास दर 9% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 8% ही हो पाया। इसके बाद आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 में स्टार्ट होती है और 2017 तक ये चलती है। इसी के बीच में नीति आयोग आ जाता है और इसका स्थान ले लेता है। इसमें तीव्र अधिक और समावेशी धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या होता है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, लेकिन जब हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं में कमी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने विकास करना है। इसमें उद्देश्य रखे गए बुनियादी ढांचा योजना को मजबूत करना, सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना और इसके साथ ही स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक एवं उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, कि जो बच्चियां प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन लेती है वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती, उनको उच्च शिक्षा तक पहुंचे सुनिश्चित करवाना। 1 मिलियन हेक्टेयर हर साल हरित क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि पर्यावरणीय जो समस्या है उसमें सुधार करने के लिए पेड़ पौधे लगाना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सुनिश्चित करना। और इसकी लक्षित विकास दर 9% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 8% रही।